Guys, welcome to today's largest and the most impactful level tutoring platform, that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे और सुन पा रहे तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लगा देंगे नारा। क्या लगाना है? एक बार लिख देंगे चैट बॉक्स में भारत माता की जय। एक बार फटाफट से भारत माता की जय का नारा, जयकारा लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे और सुन पा रहे हैं, प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द चैट बॉक्स। अगर आप लोग सुनील भैया को देख पा रहे हैं, फिजा, प्रभात, प्रियांशी, जागृति, आदित्य, अक्षता, पूर्णिमा, वैष्णवी, सान्या, तनुज, सक्षम, प्रियांशु, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, कामना करता हूं कि यहां पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का प्रॉपर से फील दिला पा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमारे कितने लेक्चर्स टोटल हो गए हैं, यहां पर एक बार भैया उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हो गए हैं और जो प्रैक्टिस शीट्स आ गई हैं, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। एक न्यूज भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सी दूंगा, टेंशन मत लेना। तो यहां पर हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं एंड ये हमारा 9th लेक्चर है। ठीक है, एक तो ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर ले, 9th लेक्चर है, दिस इज द 9th लेक्चर। ठीक है, तो 8 लेक्चर हो चुके हैं, एक प्रैक्टिस शीट आपको मिल चुकी है, काफी सारे डीएचएस आपको मिल चुके हैं, क्लास के अंदर काफी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपने कर लिए हैं, कंसेप्ट्स में आपको बहुत डेप्थ में रियल कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूं जो आपको शायद ही किसी बुक में ऑर्गेनाइज फ्लो में मिले। तो मैं कामना करता हूं कि अभी तक आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोग एकदम फील कर पा रहे हो कि हाँ यार भैया यार मजा तो आ रहा है यार। 8 लेक्चर देख लिए, मजा आ रहा है, केमिस्ट्री का फील आ रहा है, और अब ये 9th लेक्चर आया जिसके अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा यहां पर, अगेन दिस एक्सप्लेनेशन विल बी अनबीटेबल। आप विश्वास मानो, आज के बाद मोल का डर खत्म हो जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले का कंसेप्ट बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोल कंसेप्ट, ये पूरा टॉपिक मैं आपको बिना फॉर्मूले के करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं बता दूंगा, अगली क्लास में प्रैक्टिस में फॉर्मूला भी बता दूंगा, कंसेप्ट से ही निकला है। तो कंसेप्ट मेन है, आई विल टीच यू द कंसेप्ट। मैं कभी भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला तुम खुद बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी भैया, तो आपको मास्टर मोल कंसेप्ट विदाउट फॉर्मूला, देखिए बिना फॉर्मूला के आपको सिर्फ प्योर कंसेप्ट में दूंगा। क्यों 1 मोल की वैल्यू इतनी है, क्यों मोल संसार में आया, मोल शब्द कहां से आया, क्यों आया, इसकी वैल्यू इतनी क्यों है, क्यों ग्राम में मास के बराबर होता है, क्या मोलर मास होता है, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। विश्वास मानिए, हर एक चीज आपको क्लियर होगी आज की क्लास के बाद। अगर आपसे कोई मोल पूछेगा ना, तो आप उसको जीवन का, अपने जीवन का मोल भी बता देंगे और इस मोल के बारे में भी बता देंगे। विश्वास मानिए, दिल से कह रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। पर पूरे लेक्चर को ईमानदारी से देखना, मैं चैट बंद रखूंगा। बहुत सारे बच्चों को ने मुझे बोला था भैया चैट बंद रखा करो ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड लास्ट क्लास में जो हमारी लाइव हुई थी, उसमें लाइव में हमने जब चैट बंद किया तो इट वॉज इफेक्टिव। तो ईमानदारी के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत ऑनेस्टी के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अगेन जो बच्चे बोलेंगे सुनील भैया वही करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे सवाल चाहिए, मैं दूंगा। तो आपको कल एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सवालों पे, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल भी होंगे। तो ये आपको कल मिल जाएगी। ठीक जी। अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे भैया हम हिंदी मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के शब्द और बोला कीजिए और बताया कीजिए, थोड़ा हमारे लिए और सरल कीजिए। लो भाई सुनील भैया उनके लिए भी खड़े हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जहां मैं बोलूंगा शब्द एटम, उसका हिंदी में मतलब है परमाणु। जहां मैं बोलूंगा मेरे दोस्त मॉलिक्यूल, इसका मतलब हिंदी में है अणु। जहां मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। जहां मैं बोलूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब है ग्राम आणविक द्रव्यमान। और जहां मैं बोलूंगा ग्राम फॉर्मुला यूनिट मास, इसका मतलब है ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमान। फॉर्मुला यूनिट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मुला यूनिट मास क्या होता है, अब आपको आता है। लास्ट क्लास में सिखाया था, अब आपको आता है। ठीक है, तो कोई पहली बार आ रहा है तो प्लीज लास्ट क्लास को अच्छे से देखकर आना। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो, ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था, एनडीए 2018 के पेपर 2 का सवाल। देखिए यहां पे अगर यूनिट्स दे रखी है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये इनके एटॉमिक मासेस इसने दे रखे हैं, है ना। यूजुअली सुनील भैया एटॉमिक मास तो फ्रैक्शनल होता है, हाँ
यह माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी मैंने आपको करवाई है, आपको पता है। अब आप देखते ही बता देंगे कि एग्जामिनर ने यहां पर होल नंबर वैल्यू लिखी है, तो एक्चुअल में तो रिलेटिव वैल्यू लिखी है, लेकिन उसने आगे यूनिट लगा दी। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को भी शायद यह नहीं पता था कि एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास मेजरली होल नंबर्स में होता है, मेजरली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर यूनिट में लगाया तो यूनिट में ही हम आंसर देंगे, और इसीलिए उसने बोला है फॉर्मूला मास। अगर यह यूनिट नहीं होती तो क्या होता? रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास। अगर यूनिट नहीं होती तो रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास। यूनिट है तो एटॉमिक मास, और इससे जो मास निकलेगा फॉर्मूला यूनिट मास निकलेगा। लास्ट क्लास में सब बताया मैंने, है ना। अब इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मैं चाहता हूं इसका करेक्ट आंसर आप लोग सब मुझे बताओ। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भाई तुम या तो पास्ट से आए हो या बेसिकली फ्यूचर से आए हो। जन्मदिन मेरा 21 फरवरी को था, पास्ट। न्यू ईयर आएगा 31 को, फ्यूचर। कितना आएगा भाई? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ये क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बी। 69% बच्चों ने सही दिया है। नाबा, सोमनाथ, श्वेता, रिया, सुचि, मोहित, पुष्पांजलि, तोइबा, अनुष्का एंड आयुष। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ। अब ध्यान से सुनो, देखो बेटा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? एनहाइड्रस का मतलब है कि इसमें पानी नहीं है, विदाउट वाटर। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर पानी अटैच्ड होता है। सोडियम कार्बोनेट की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसमें पानी अटैच होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। तो यानी इससे बोला एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब हो गया विदाउट वाटर। तो यानी यहां पर जो इसका फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट का, वो हो जाएगा सिंपल Na2CO3 का मास पूछ रहा है, सिर्फ इसका मास पूछ रहा है। अगर वो ये बोलता कि वॉशिंग सोडा का मास बताओ, तो होता Na2CO3.10H2, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच है इस पे। अभी उसने सरल सी बात बोली कि भैया एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मास बताइए, मतलब बिना पानी के। एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। तो देखिए दो सोडियम के एटम है, सो 2 इंटू मास ऑफ सोडियम कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। अब मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं 2 इंटू मास ऑफ सोडियम 23 प्लस कार्बन का एक एटम है, सो 1 इंटू दी मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 46 यू है, क्योंकि यू यू यूनिट यहां दे रखी है। ठीक है, आप यूनिट्स लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, यू यू और यू। तो ये हो जाएगा 46 यू प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 के आगे हो जाएगा हमारे पास यू प्लस हमारे पास हो जाएगा 16 3 जा 48। इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिफाइड मास। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी यूनिफाइड एटॉमिक मास या डेल्टन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 और 8 16, 6 हासिल आ गई 1, 4 और 1 5, 6, 6 और 4 10, 106 यू इसका आंसर हो जाएगा। 106 यू पे आंसर लगा दीजिए, करेक्ट आंसर यही है। सरल सी बात है बेटा। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि बिना पानी के, मतलब कि Na2CO3। अब देखिए विद वाटर मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर जैसे कि ये है तो ये होता है Na2CO3.10H2। ठीक है ना बेटा, तो ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो यहां पर बेटा क्या है, आप याद रखिए कि यहां पर एनहाइड्रस बोलने का मतलब यह है कि Na2CO3 पे पानी अटैच नहीं है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मतलब बिना पानी के, और पानी वाला भी होता है जिसमें कि एक फॉर्मूला यूनिट पे 10 पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, तो ऐसा फॉर्म भी होता है। सो इसीलिए यह आपको याद रखना है, यह हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है बेटा जी भैया। अगला सवाल करेंगे जो आया है सीबीएसई पीएमटी 2007। यह कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज का लास्ट क्लास में। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया और मैंने आपको बोला आप इस पे सवाल कीजिए। बड़ा ही सरल सा सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल।
मैंने क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स ली हुई थी, उसी प्रकार का सवाल आपको दिया है। देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका, जल्दी से बताइए। एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। ये एटॉमिक मास ऐसे ही निकालते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। लास्ट क्लास देखिएगा, जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज देखना लास्ट क्लास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम वेटेड एवरेज निकालते हैं ऑफ द मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं, है ना, उनके मासेस का हम क्या देखेंगे, अबुंडेंस देखेंगे या परसेंटेज देखेंगे, और उसका फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे, वो हमें क्या देगा, एटॉमिक मास देगा। लास्ट क्लास बहुत अच्छे से देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? तेजस्वी, जानवी, आभास, नवी, यश, हर्षिता, मोहित, अपर्णा, पीयूष एंड रिद्धिमा, अब ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए चैट ऑफ करूंगा ताकि तुम्हारा पूरा फोकस यहां रहे, पूरा फोकस इधर देना। एक बात बताओ, वेटेड एवरेज क्या होता है? मैंने जब लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था तो बोला था कि अगर आपको वेटेड एवरेज निकालना है जिसमें कि 95 गर्ल्स हैं जिनका वेट 100 किलोग्राम है और 5 लड़के हैं जिसमें से हर लड़के का वजन 300 किलोग्राम है, तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज 95 लड़कियां का जो वेट है 100 इसके आसपास आना चाहिए। भाई जिस चीज का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसी के आसपास में एवरेज आएगा, इसे वेटेड एवरेज कहते हैं। आप मुझे बताओ 90% आइसोटोप में ये है, तो ऑब्वियसली जो वजन आना चाहिए वो इसके आसपास में आना चाहिए। अरे 90% जो एटम्स होंगे वो जिसका वजन 200 है वो है, मतलब अगर ये आइसोटोप है, ये आइसोटोप है, ये आइसोटोप है, आप ध्यान से समझिए, ये आइसोटोप आपके पास एक रैंडम सैंपल आपने उठाया, ठीक है, एक रैंडम सैंपल आपने उठाया। आप ध्यान से समझिए कि जिसका वजन 200 है वो एटम्स आपके इतने सारे हैं, जिसका वजन आपका 199 है उसके एटम्स आपके पास ये रहे, और जिसका वजन यहां पर 202 है उसके एटम्स ये रहे। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 90% एटम्स उसके हैं जिस पर्टिकुलर एटम का मास 200 है। देखिए ये बोल रहा है एलिमेंट एक्स है जिसके आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन है। अरे भाई व्हाट आर आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट के एटम्स, यानी एक्स का एटम, एक्स का ही एटम, एक्स का ही एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी, इनकी एटॉमिक नंबर मान लीजिए Z होगी, Z होगी और Z होगी, सेम होगी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगी, एटॉमिक नंबर सेम होगी, और मास नंबर क्या है 200, 199 और 202। तो जब आपको इसका वेट निकालना है या बेसिकली एटॉमिक मास निकालना है या एटॉमिक वेट निकालना है तो इस पॉपुलेशन का वेटेड एवरेज निकालोगे ना। अरे मेरे भाई यहां पे 90% इसके हैं, इसका 8% है और इसके बेसिकली 2% है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? मैंने आपको कल क्या सिखाया था, 200 वाले जो है जिनका वजन 200 है वो 90% है, प्लस 199 जिनका वजन है उसकी पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 8% है, प्लस 202 जिसका है उसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 2% है। बहुत बढ़िया, परसेंटेज को उड़ाना है तो क्या करना है, 200 इंटू 90 बटे में 100 प्लस, अब इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, 199 इंटू 8 है ना, तो इसको तुम चलो ऐसे लिखो, अभी परसेंटेज उड़ाओ फिर बताता हूं क्या करना है। 202 इंटू 2 बटे में 100, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है। 200 इंटू 90 परसेंटेज, परसेंटेज को हटाया डिवाइड बाय 100, प्लस 199 इंटू 8 परसेंटेज बाय 100, प्लस 202 इंटू 2% तो 2 बाय 100, ये तो आता है। हाँ इसको तो पहले काट लो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 180 आया, प्लस ये 200 को मैं ऐसे लिख 199 को ऐसे लिख सकता हूं, 199 को ऐसे लिख सकता हूं इंटू 8 बटे में 100, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 404 बटे में 100। इसको नीचे कंटिन्यू करेंगे, 180 प्लस
8 टू जा 1600 माइनस 8 बटे में 100 प्लस 4.04 कितना हो जाएगा 180 प्लस 1592 तो ये हो जाएगा 15.92 प्लस 4.04। अब देखिए पॉइंट में कितनी वैल्यू आएगी 0.96 180 प्लस 15 प्लस 4 तो हो जाएगा 195 प्लस 4 199 लगभग किसके बराबर हो गया 200 के बराबर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ना बेटा। और आप इसको ओरली भी कर सकते हो। अरे मैंने आपको बताया एक पॉपुलेशन में अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो जिसका वजन 200 है इसके कितने 90% एटम्स है, जिसका वजन 199 इसकी 8% जनता है और जिसका वजन 202 है इसकी 2% जनता है। जो एवरेज आएगा वो इसके पास में नहीं आएगा क्या, एवरेज इसके पास में नहीं आएगा क्या, 100% इसके पास में आएगा। ओरली देखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। भाई साहब ये दे रखा है आंसर क्या आएगा 200 ही आएगा, इसके आसपास में आएगा, खत्म का। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, समझ में आया। लास्ट क्लास में भी कराया मेरे भाई, ये सवाल लास्ट क्लास में भी ऐसे कराए हैं, समझ में आ गया। चलो यहां तक समझ में आया। एक बार चैट बॉक्स में दौड़ाओ, आए भैया सुनील भैया, आए भैया दौड़ा दो फटाफट से चैट बॉक्स में, आए भैया दौड़ा दो फटाफट से चैट बॉक्स में, आए भैया एकदम स्पीड से दौड़ा दो, जल्दी से फटाफट से आए भैया दौड़ा दो एकदम स्पीड से कि समझ में आ गया। बहुत बढ़िया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, 9th में भी आता है 11th में भी आता है मोल कंसेप्ट। ध्यान से सुनोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, विश्वास मानो मजा आ जाएगा। चलो अब पढ़ा रहा हूं तुझमें नया कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के सवाल करवा दूंगा। तुम खुद लगाओगे सवाल, तुम खुद खाओगे भैया सवाल हो रहे हैं, ठीक। देखो अब पूरा फोकस यहां पे, मिसकंसेप्शंस क्लियर करते करते चलूंगा, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, मजा तुम्हें आता रहेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। सुनील भैया ये मोल क्या है? ये मोल क्या है? क्या ये हिंदी वाला मोल है? अरे भैया ये बॉटल का मोल क्या है? अरे भैया ये लाइट का मोल क्या है? मतलब कि दाम, दाम कितना है? ये हिंदी वाला मोल नहीं, अंग्रेजी वाला मोल है। थोड़ी इसकी हिस्ट्री और जानते मजा आएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। तो ये जो शब्द मोल है इसे सबसे पहली बार 1896 के अराउंड में विल्हम ऑसवर्ल्ड ने डिराइव किया था एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब था हीप और पाइल। तो बेसिकली आपका ये जो शब्द है मोल ये 1896 में आया, विलियम ऑसवर्ल्ड लेकर आए, इन्होंने इसे एक लैटिन शब्द से निकाला या डिराइव करा जहां पर इसका मतलब था हीप या पाइल। पाइल का मतलब जब एक के ऊपर एक चीजों को हम रखते हैं इसे पाइल कहते हैं या हीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब के ऊपर, दूसरी किताब के ऊपर, तीसरी किताब के ऊपर, चौथी किताब के ऊपर, पांचवी किताब रखी, दैट इज पाइल या हीप। तो लैटिन में इस शब्द का मतलब है हीप और पाइल। इसको इज्जत कब मिली? इसे यूनिट घोषित किया गया, यूनिट मोल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। सो यूनिट मोल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। मोल क्या है? यूनिट है। अरे मोल यूनिट पढ़ाई थी ना मैंने। मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते इसे MOL से। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट इज MOLE रिप्रेजेंटेड बाय MOL। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसे एक्सेप्ट किया गया था 1967 में और ये किसके लिए यूज किया गया था? इट वॉज यूज टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर और अ मैसिव हीप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो मोल शब्द केमिस्ट्री में किस चीज की हीप और पाइल को बताता है? जैसे मोल शब्द का मतलब है एक के ऊपर एक चीज को रखना, यानी कि पाइल, यानी कि हीप, यानी कि चीजों का गट्ठर, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री में मोल का क्या मतलब है? केमिस्ट्री में ये पाइल या फिर हीप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को दर्शाने के लिए मोल शब्द आया, ठीक है। ये दो बातें समझ में आई। बात नंबर पहली,
मोल शब्द का मोल क्या है या मोल शब्द का मतलब क्या है, और फिर ये जो यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की MOLE, जिसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1967 में आपके एक यूनिट बनकर आई। साथ ही साथ एक बहुत सिंपल तरीका है एक ग्रुप या पाइल ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का। यहां पर एक मिसकंसेप्शन जो मार्केट में रिवॉल्व करता है, बच्चों के दिमाग में घूमता है, बच्चों को क्लियर नहीं किया जाता है, वो मैं क्लियर करता हूं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं SUNIL, सुनील भैया में SUN, क्या SUN सुनील भैया की एब्रीवेटेड फॉर्म है? जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला सूर्य, तो सूर्य को बोलते हैं SUN। तो क्या सूर्य जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म है सुनील भैया की? एब्रीवेटेड या बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुनील? ऑब्वियसली नॉट। क्या ऐसा है क्या सन जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है सुनील भैया की? ऐसा तो नहीं है ना। आपसे अगर मैं पूछूं SUN यानी सूर्य, सन, इज सन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ SUNIL? ऑब्वियसली नॉट सुनील भैया। किसने बोला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो MOLE इज नॉट एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहला तो लोगों के दिमाग में यह चीज आती है कि बेसिकली ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, इनको याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर देम। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। क्या कि जैसे SUN शॉर्ट फॉर्म नहीं है सुनील की, ऐसे ही MOLE एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है मॉलिक्यूल की। ये नहीं है, इट इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म। लिख देता हूं वरना कंफ्यूज ना हो जाओ, लिख देता हूं, इज नॉट एब्रीवेटेड या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात, याद रहेगी। इतनी बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें बता पाया? हां या ना लिख दो कमेंट सेक्शन में, एक बार फटाफट से एक बार हां या ना लिख दो। 20 कर देना टेम्परेचर, ठीक है। एक भाई कह रहा भैया ये रिपीट कर दो। भाई इसमें रिपीट कर रहा है कुछ है? कैसी बात कर रहे हो यार? एक मिनट रुकना है ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। कूलिंग 20 पे कर दीजिए आप। सॉरी यार बच्चों, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। ये क्या कूलिंग बंद कर देते हैं, क्लास में काफी ज्यादा हीट हो जाता है, पढ़ाने में काफी दिक्कत होता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये पता नहीं कौन मस्ती मजाक कर देता है, जाके कूलिंग बंद कर देते हैं, है ना। तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा। काफी गर्मी है, ऊपर से ये स्टूडियो भी हीट थ्रो करता है ना, स्मार्ट बोर्ड, काफी दिक्कत होती है पढ़ाने में, है ना। बहुत बढ़िया, चलो चलिए। और मैं थोड़ा जीरो डिस्ट्रैक्शन पे पढ़ाता हूं। मेरे को थोड़ा इस चीज पे मैं यूजुअली मेरे को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है अगर मेरे पढ़ाने के बीच में कोई आए। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, कर्म के बीच में कोई आएगा गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना। चलिए, जानबूझ के एसी बंद करके चले जाना, इट्स नॉट अ मैच्योर थिंग, है ना। चलो देखो, तो मोल शब्द क्या होता है सुनील भैया, उसको समझते हैं। तो मोल शब्द इंट्रोड्यूस किया गया 1896 में बाय विलियम ऑसवर्ल्ड, जिसका मतलब है पाइल और हीप ऑफ थिंग्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है, जिसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह पाइल या ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को दर्शाता है। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूं, जैसे कि सन एब्रीवेटेड या शॉर्ट फॉर्म सुनील की नहीं है, उसी प्रकार मोल इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है। जी भैया, चलो अब देखिए मोल में कितनी यूनिट्स आती है और क्यों आती है। मैं हर एक चीज प्रूव भी करूंगा, हवा में बात करके नहीं चला जाऊंगा कि ये वैल्यू इतनी क्यों है, मैं प्रूव करूंगा, ध्यान से सुनना। आगे चलिए धीरे धीरे। अब मान लीजिए डोनट है, ध्यान से सुनना बेटा, हर एक चीज फील करना। ये डोनट है, मार्केट में मिलते हैं खाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं कि एक दर्जन में कितने डोनट्स होंगे, तो एक दर्जन में होंगे 12 डोनट्स। मैं बोलूंगा कि एक स्कोर में कितने डोनट्स होंगे, तो एक स्कोर में होंगे 20 डोनट। एक दर्जन में 12 डोनट्स आते हैं, एक स्कोर में 20 डोनट आते हैं।
बेटा एक ग्रॉस में 144 डोनट आते हैं, उसी प्रकार एक मोल में 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डोनट्स आ जाएंगे। यह है एक मोल का अर्थ। इसे सरल भाषा में 602 हेक्सिलियन भी लिखते हैं। अब ये इतना ही क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा, आखिरी तक रुकना, हर एक चीज आपको पता लगेगी। एक दर्जन में 12 डोनट, एक स्कोर में 20 डोनट, एक ग्रॉस में 144 डोनट और एक मोल में 602 हेक्सिलियन डोनट्स। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। ये एक मोल का एक सिंपल अर्थ है। लेकिन सुनील भाई आप तो केमिस्ट्री में मोल की बात कर रहे हो ना, यानी कि एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करो कि भाई परमाणु, अणु और आयन के टर्म्स में बात करो। बिल्कुल मैं उसी टर्म्स में बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मैं उसी टर्म्स में आपसे यहां पर चर्चा करूंगा, मैं आपसे उसी टर्म्स में यहां पर बात करूंगा। गौर से सुनना, गौर से सुनना। सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, अगर मैं आपसे बात करूं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की, तो सबसे पहले आप सोचो क्या आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को देख सकते हो? दिमाग लगाओ। नहीं भैया नहीं देख, नहीं देख सकते। अच्छा नहीं देख सकते ना? नहीं। मैं बोलूं उनको काउंट करके दिखाओ, काउंट कर पाओगे? आप कहोगे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं क्यों गिन नहीं सकते। मान लो कि तुम सुनील भैया की जनरल स्टोर पे आए, सुनील भैया जनरल स्टोर पे बैठे हैं, तुम आए, हाँ जी सुनील भैया। मैं कहा सुनील भैया काम करना, 10,000 चीनी के दाने देना। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाग जा बेटा यहां से, नहीं है भैया हमारे पास नहीं है, बाय। यही तुम मेरे पास आओ, कहो सुनील भैया 1 किलोग्राम चीनी देंगे? देखिए मैं आपको एक क्या, आपको 2 किलोग्राम भी बेच दूंगा, है ना, क्योंकि भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूं। बात समझ में आ रही है? तुम मेरे को बोलो 10,000 दाने दो, तो मैं क्या छोटे छोटे दानों को बैठ के गिन सकता हूं क्या 10,000 दानों को? अरे नहीं, मैं बोलूंगा कि बेटा कितना किलोग्राम, तू कहेगा बेटा 1 किलोग्राम, ले बेटा 1 किलोग्राम ले जा। अब जिनको तुम देख सकते हो उनको तुम गिन नहीं सकते। चीनी के दाने, राइस के दाने, दाल के दाने तुम देख सकते हो, गिन नहीं सकते। इनको तो तुम देख भी नहीं सकते, गिन पाओगे? नहीं गिन पाएंगे। बस atoms, ions and molecules cannot be counted as they cannot be seen with the naked eye as they are so small that is beyond our imagination। यानी कि हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं, तो गिनना तो भूल जाइए आप। मान लो आप देख भी पाते तब भी गिन पाते क्या? आपको मैं कहूं चीनी के दाने देना 1 लाख दाने, आप कहोगे भाई साहब मैंने तो दुकान बंद करी है, भाई साहब मैंने तो दुकान ही को नहीं चलानी भाई साहब। मैं कहूं भैया 10 किलो चीनी, हाँ आप 10 किलो, आप 2 किलो लेके जाइए, 10 किलो लेके जाइए, 100 किलो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो साइंटिस्ट को यह समझ में आ गया, केमिस्ट को यह समझ में आ गया कि देखो यार एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं यार, इनको अपन ना देख सकते हैं, तो गिनना तो बहुत दूर की बात है। एक बड़ी सी यूनिट बना देते हैं और उस यूनिट में इतने मिलियंस एंड हेक्सिलियंस ऑफ एटम डाल देंगे कि जब हम उस यूनिट की बात कर रहे हैं तब उतने हेक्सिलियन एटम्स की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट इन्वेंटेड अ बिगर यूनिट टू मेजर एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और वो बिगर यूनिट क्या है एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में? वो बिगर यूनिट है MOLE, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं विद MOL। तो सुनील भैया 1 मोल में क्या होता है? यही चीज अगर आप लिखते हैं कि 1 मोल केमिस्ट्री में एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें होंगे 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर 1 मोल एटम्स तो उसमें इतने एटम्स होंगे, 1 मोल आयंस तो उसमें इतने आयंस होंगे, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अभी भी दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे यार सुनील भाई हम इतनों को भी थोड़ी गिन पाएंगे, 602 हेक्सिलियन कैसे गिनेंगे? 1 दर्जन हम गिन सकते हैं,
एक स्कोर भी गिन सकते हैं, एक ग्रॉस भी गिन सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू गिनेंगे कैसे कि 602 हेक्सिलियन ही है? यहां पर आपका दिमाग खराब होता होगा, क्या फालतू की बात है। हम एक दर्जन गिन सकते हैं, हम इसके एक स्कोर गिन सकते हैं, हम एक ग्रॉस गिन सकते हैं, ये गिनेंगे कैसे? और जब इसको गिन ही नहीं सकते तो यूनिट बनाने का मतलब क्या है? आप सुनील भैया ये सोचो कि आप बोल रहे हो कि एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं सकते, और देख नहीं सकते तो गिन नहीं सकते, तो हम एक यूनिट बना देते हैं और वो यूनिट ये है। अच्छी बात है। अरे जब देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो यूनिट बना के क्या करेंगे? ये यूनिट बना के क्या करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे ये एक मोल है? बैठ के गिनूंगा क्या? हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 602 हेक्सिलियन गिनने में मेरा पूरा संसार बीत जाएगा, तब भी नहीं गिन पाऊंगा। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं एक मोल की वैल्यू को ये बोल रहा हूं, इसको अगर मैं किसी पर्टिकुलर मास से रिलेट करा दूं कि एक मोल में इतने पार्टिकल है और इनका इतना वजन है, एक मोल में इतने पार्टिकल है और इनका इतना वजन है, तो कितना आसान हो जाएगा? हो जाएगा आसान। हाँ, मैं बोलूं कि एक मोल में इतने एटम्स हैं और इतने एटम्स का वजन ये है, वजन से मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं बोलूं एक मोल कार्बन, तो आप बोलोगे 602 हेक्सिलियन का। मैं कहूं भैया 12 ग्राम कार्बन देना, 12 ग्राम कार्बन में केमिस्ट्री के अंदर का जो एक्चुअल और रियल फील, कि इन्हें आप देख नहीं सकते तो गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते तो आपने एक बड़ी यूनिट बना दी कि इतने सारे एटम्स के लिए, इतने सारे आयंस के लिए, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आपने एक यूनिट बना दी, मोल। अब इस मोल को क्वांटिफाई कैसे करूं मैं? तो उसके लिए आया वजन, इसीलिए आता है ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मूला, यूनिट मास। ये नीड है। समझ में आया? हां, हम याद कर लेते हैं, याद नहीं करना है, समझना है हर एक चीज को। चलिए पहले ये सवाल लगाइए फटाफट से, ये सवाल लगाओ। जिसको पोल नहीं आएगा, जिसको पोल नहीं आएगा वो कमेंट में बताएगा। ये मैंने कराया है सवाल। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी इसकी? इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? क्या होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन? लैग आ रहा है? लैग क्या है भाई? लैग आ रहा है क्या? What will be the scientific notation of this? इसको फिर से पीछे जाकर आप देख लेना अभी, क्योंकि अब वापस उस चीज को पढ़ाएंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, कंसेप्ट खत्म नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा कॉपरेट करना मेरे को। डी, डी है ना बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं सारे पुराने कंसेप्ट्स नए कंसेप्ट से जोड़ूंगा ताकि आपको मजा आए, है ना, आपको रियल फील आए कंसेप्ट्स का। तो व्हाट विल बी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस? तो साइंटिस्ट के दिमाग में यह था, या केमिस्ट के दिमाग में यह था कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम आंखों से देख नहीं सकते, गिनना बहुत दूर की बात है। तो ये 602 हेक्सिलियन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एक मोल का दर्जा दे देते हैं कि इस एक मोल में इतने होंगे, लेकिन फर्दर इनको मापने के लिए गिन तो सकते नहीं है, तो उस पर आया वजन, कि मोलर मास निकालते हैं हम। सो दैट इज द नीड ऑफ मोलर मास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन अगर देखें हम, तो 69% बच्चों ने सही बताया। जय राजपूत, आरव, सुनिधि, अनन्या, नाबा, नैतिक, राजदीप, अक्षित, शौभिक एंड समोनी। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। जिनको नहीं आया देखिए बेटा, एक छोटी सी बात, एक ट्रिक मैंने बताई थी, लोकेश प्रतीक रोज नहाए, याद है कि नहीं है? लोकेश प्रतीक रोज नहाए मतलब लेफ्ट अगर आप जाते हैं डेसिमल को लेके तो पॉजिटिव वैल्यूज आपकी बढ़ती है एक्सपोनेंट पे, और अगर आप राइट जाते हैं डेसिमल को लेकर तो आपकी नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती है 10 की पावर में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहां पर आप लिखिए 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब n इंटू 10 की पावर n, जहां पर इस n को अपन रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट बी सी इंटू 10 की पावर n, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, a डॉट बी सी डी जो भी हो इंटू 10 की पावर n, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, यहां डेसिमल है, लगा दीजिए, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव होगी 10 की पावर। तो देखिए 1 2 3 4 पीडब्ल्यू की जय जयकार, 5 6 7 8 पीडब्ल्यू है आपके साथ, 9 10 11 12 पीडब्ल्यू है सबसे प्यारा, 13 14 15 16 पीडब्ल्यू है सबसे बोला, 17 18 19 20 पीडब्ल्यू की है सबसे कम फीस, 21 22 23 डिजिट कुदा दिया इसको। लेफ्ट पे जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितनी बार, 23 बार कुदवाया ना, तो 10 की पावर 23 हो गई। ऐसे आई है वैल्यू। अभी डिराइव भी करके दिखाऊंगा, हवा में नहीं, डिराइव करके दिखाऊंगा ये वैल्यू इतनी क्यों है। चलो चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मोलर मास की नीड बताता हूं। एक मोल में 602 हेक्सिलियन एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर मोलर मास की क्या जरूरत है, इसकी नीड फील करवाता हूं। मैं आपको फील करवाऊंगा नीड और जरूरत, आपके दिमाग की खिड़कियां खुलेगी। आप सोचो मैं एक दुकानदार हूं जिसके पास आप चीनी लेने आए थे। आप मेरी दुकान पे आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सुनील भाई 10,000 कैंडीज का ऑर्डर है। मैं कहूं वाह पेशो आने वालों भाई साहब, पेशो पेशो पियशो पियशो। बट आप कहते हो कि भैया मेरे को तो एग्जैक्टली 10,000 चाहिए, मतलब अगर 9,999 हो गई तो पैसे खा जाऊंगा, और 10,001 हो गई तो भी पैसे खा जाऊंगा। मैंने कहा ये कैसा पागल आदमी है, ये कैसा व्यापार है भैया यार। कहता अगर आप 10,000 कैंडी दोगे तो मैं आपको 3 गुना दाम दूंगा। अब मैं तो भैया बावड़ा हो गया, मैंने कहा भैया ये क्या कह रहे हो आप, 10,000 कैंडी की आप 3 गुना प्राइस दोगे? हाँ लेकिन सिर्फ तब दूंगा जब एग्जैक्टली 10,000 हो। 9,999 हुई तो सारे पैसे खा जाऊंगा, 10,000 हुई तो भी सारे पैसे खा जाऊंगा। अब मेरे को बात बताओ, क्या ये आसान टास्क है? आपसे पूछता हूं, क्या ये आसान या डिफिकल्ट है? आसान है या डिफिकल्ट है? तुम दिल से बताओ, क्या ये चीज आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है या डिफिकल्ट है? नो और यस। नो, इट इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब आप समझो, चैट को बंद कर रहा हूं, समझो ये इजी टास्क नहीं है सुनील भैया। तो मैं दिमाग लगाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भैया एक कैंडी का वजन कितना, क्या इतना वजन है, अच्छा अपन एक काम करते हैं वजन के हिसाब से चलते हैं। मतलब मान लो कि मेरे को यह समझ में आ गया कि 10,000 बीन्स का जो वजन है वो कितना है, 27,130 ग्राम है। तो अगर मुझे वजन पता लग जाए तो मेरे लिए यह कैलकुलेशन करना आसान है, रेदर देन मैं बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडीज को गिनूं। अगर मुझे पता लग जाए कि इसका वजन इतना है तो ये मेरे लिए आसान बन जाएगा ना, है ना। सो इफ वी नो हाउ मच 10,000 कैंडीज वे, कैंडीज और जेली बीन्स वे, वी कैन इजीली डिलीवर द ऑर्डर। समझ में आया? फिर तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा। क्या बात है भैया, 5 मिनट में ऑर्डर दे देंगे, 100% 5 मिनट में ऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि 10,000 कैंडीज का वजन कितना है, 27,130 ग्राम है। तो जैसे 27,130 ग्राम आया, अरे भैया मेरे को पता है कि 27,130 ग्राम मतलब 10,000 जेली बीन्स, मैं आपको दे दूंगा, मेरा काम खत्म। ये नीड जनरेट करता है आपके मोलर मास के लिए, तो यही सेम चीज अप्लाई होती है यहां पर। तो मान लीजिए सेम एनालॉजी अप्लाइज टू 602 हेक्सिलियन एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब केमिस्ट ने एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए एक बड़ी यूनिट बना तो दी कि एक मोल में 602 हेक्सिलियन एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वो भी आप गिनोगे कैसे? तो गिन तो नहीं सकते। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बोला 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स गिन दीजिए, मैं नहीं गिन पाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे बता दिया कि 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है? यह नीड जनरेट करता है मोलर मास निकालने की, इसीलिए आप मोलर मास निकालते हो। मोलर मास क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो एक मोल में 602 हेक्सिलियन मान लीजिए कार्बन के एटम्स है, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स। वो मैं गिन तो सकता नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे मास पता लग जाए कि इसका वजन है 12 ग्राम, तो मेरे लिए काम आसान हो गया ना।
मेरे लिए काम आसान हो गया। तो अगर मुझे यह पता लग जाए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इस 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। सरल सी बात। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का वजन अगर इतना है, इसका मतलब 1 मोल कार्बन का वजन इतना है, और 1 मोल कार्बन का वजन इतना है, तो मैं 12 ग्राम तोल दूंगा और आपको बोलूंगा ले जाओ। मैं तराजू पे 12 ग्राम तोल के लूंगा, भैया इसमें 602 हेक्सिलियन एटम्स यानी कि 1 मोल कार्बन है, घर ले जाइए। तो व्हाट इज दिस? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में मेरे बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। ये कहलाता है मोलर मास। तो अब अगर आप मेरी दुकान पे आए और आपने मुझे बोला कि मुझे 602 हेक्सिलियन यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम चाहिए, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो वजन है अगर आप ध्यान से नोट करो तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का वजन कितना है? 12.01 ग्राम। तो 12U तो उसका एटम का मास नहीं था, एक कार्बन के एटम का मास। एक कार्बन के एटम का मास 12U, 602 हेक्सिलियन कार्बन के एटम्स का मास 12 ग्राम। तो अगर कोई मेरी दुकान पे आया और बोला कि 602 हेक्सिलियन सोडियम के एटम दो, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं कहूंगा एक सोडियम एटम का मास कितना है? दुकानदार वाले भैया कितना है? 23U। हाँ बेटा 23 ग्राम पैक करके दे दे। कोई मेरे पास आया 602 हेक्सिलियन ऑक्सीजन के एटम चाहिए, ऑक्सीजन के एटम चाहिए कि मॉलिक्यूल? एटम चाहिए। आरुक इधर आ बेटा, एक एटम का मास कितना है? 16U, 16 ग्राम बांध के दे दे। तो यह चिंतन करने वाली बात है, और यह भी मैं प्रूव करूंगा, हवा में नहीं प्रूव करूंगा अभी, यह याद नहीं करना है, यह भी प्रूव करेंगे सुनील भैया। चिंतन करो, चिंतन करो, मजा आएगा। चिंतन करो, चिंतन करो। यह कंसेप्ट 2 है, यह कंसेप्ट 1 है। कंसेप्ट 2 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। एक कार्बन एटम का मास क्या है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सुनील भैया एक कार्बन एटम का जो वजन आपने लास्ट क्लास में बताया था, यह बताया था 12U। अच्छा सुनील भाई, एक मोल कार्बन एटम्स का वजन, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, कुछ नहीं 12 के आगे चुपचाप ग्राम लगा दो, खत्म काम। ये मोलर मास है, ये मोलर मास हो गया। एक एटम कार्बन का वजन 12U है, 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है। ग्राम, ग्राम, यू और ग्राम। तो वैसे मान लीजिए एक सोडियम का वजन कितना है? 23U। आपने मेरे को बोला 602 हेक्सिलियन सोडियम का एटम दो। हाँ भैया 23 ग्राम बांध के दे दे। भैया हमको चाहिए 602 हेक्सिलियन ऑक्सीजन एटम। अब बेटा 16 ग्राम बांध के दे। एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16U, 602 हेक्सिलियन ऑक्सीजन एटम्स का वजन 16 ग्राम। बांध के दे दे बेटा, बांध के दे दे, बांध के दे दे। अब आप कहोगे ये प्रूफ करके दिखाओ, हवा में क्यों बात करी आपने? एक कार्बन का वजन 12U है, 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम, प्रूफ करके दिखाओ। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा भैया, ये प्रूफ करके दिखाओ। ये प्रूफ करूंगा। अभी तक जो बताया पहले वो रिवाइज करा देता हूं। तो क्योंकि हम एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते, तो गिन भी नहीं सकते, तो उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बड़ी यूनिट बनाई जिसको बोला मोल। एक मोल में 602 हेक्सिलियन एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अगेन आप गिन तो नहीं सकते, तो इसके लिए कंसेप्ट आता है मोलर मास का। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स, आप गिन दीजिए, आप नहीं गिन पाओगे। लेकिन अगर आपको उसका मास पता हो तो आप इजीली सामने वाले को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो एक मोल सब्सटेंस का मास है, इसे हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। कि एक मोल कार्बन में 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स है और इसका वजन कितना है? 12 ग्राम। तो याद रखिए एक कार्बन एटम का वजन 12U है, 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है। नीट समझ में आ रही है चीजों की? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है समझ में तो पहले एक बार चैट बॉक्स में आए लिख दो। मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा बेटा, देखो कंसेप्ट क्लियर करते हुए लेके जाऊंगा। थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी दे दूंगा। एक बार आए भैया लिखो। ये प्रूव करके दिखाता हूं
कि एक एटम का वजन 12 यू है और 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है, प्रूव करेंगे। अभी आराम से प्रूव करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम इसको आराम से भी प्रूव करेंगे, बहुत आराम से प्रूव करके दिखाऊंगा। तुम्हें यह क्लैरिटी अभी मिलेगी कि मुझे रटना तो नहीं पड़ा। आज तुम्हें लगेगा तुम्हें रटना नहीं पड़ा, अभी देखो प्रूव करता हूं। हवा में बात नहीं करेंगे, प्रूव करेंगे। केमिस्ट्री को लोग कह देते हैं कि बेसलेस है, लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देंगे आपको लॉजिक, आप बस विश्वास रखिए। आपको अभी लॉजिक मिलेगा 15 मिनट के अंदर अंदर, हर एक चीज का लॉजिक आप लेके जाओगे आज की क्लास में। बस ध्यान से सुनना। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए। बस हर एक चीज को ध्यान से सुनना। अब मैं आपको यहां पर प्रूव करने वाला हूं कि 1 मोल कार्बन के जो एटम्स हैं, ये 1 मोल कार्बन के एटम्स का वजन 12 ग्राम है। ये मैं भी प्रूव करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, एक कार्बन के एटम का जो वजन है वो कितना है सुनील भैया? सुनील भैया, एक कार्बन के एटम का जो वजन है वो है सुनील भैया 12U। ये हमें आता है, आपने बताया है। अगर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम करेगी, इसका 1/12वां हिस्से का अगर हम वजन निकालें, तो 1/12वां हिस्सा एक कार्बन एटम का वजन है 12, 1/12वें हिस्से का जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 1U। इतनी बात यार सुनील भी हमको आती है, 12U भी आता है, 1U भी आता है, ये हमें आता है। ठीक, अब थोड़ा कार्बन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो बेटा, एक कार्बन एटम की मैं बात करता हूं। एक कार्बन एटम में 6 तो प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन्स। मैं C12 की बात कर रहा हूं अभी, कार्बन 12 इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। C12 की बात कर रहा हूं, तो 6 प्रोटॉन्स है, मास नंबर 12 है, इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन्स है ना। मास नंबर 12 कैसे? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, तो न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली कितने हो गए? 6 हो गए। 6 प्रोटॉन्स है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1837 times less than mass of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या बात कह दी सुनील भैया, फिर से सुनना। मैंने कहा मैंने कार्बन का C12 उठाया, यानी ये कौन सा है? कार्बन का है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर है 12। एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 तो 6 प्रोटॉन्स। मास नंबर 12 है, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हो गया। अगर प्रोटॉन 6 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1837 गुना कम है मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो यहां पर जो कंक्लूजन निकलता है बात का वो ये निकलता है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि मास ऑफ कार्बन एटम इज मेजरली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कार्बन एटम का जो वजन है वो मेजरली किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, 1837 गुना कम है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम में, बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। इस वजह से हम बोलते हैं कि एटम का जो मेजॉरिटी वजन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात हमें समझ में आ रही। छोटी सी बात आपने कही है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन, क्या प्रूवन है? साइंटिफिकली प्रूवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम्स, ठीक है। ग्राम में लिखना है तो कितना हो जाएगा?
10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। दैट इज बेसिकली द मास ऑफ आपका क्या, आपका बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना जी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक कार्बन एटम का वजन कितना है, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है, मास ऑफ वन कार्बन एटम है 12U। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ, सुनते जाइए अभी कहानी आपको मजा दिलाएगी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, वो कितना है इन वन कार्बन एटम, वो भी 12 है। अब देखिए 12 और 12 आपके दिमाग में घंटी बजा रहे हैं क्या यारा? सुनील भैया, एक कार्बन एटम का वजन है 12U और एक कार्बन एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो भी 12 है। तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि जो 12U है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है? मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये चीज मैंने आपको प्रूव कर दी कि एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मास की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका जो मेजॉरिटी वजन है वो इसकी वजह से है। फिर मैंने ये बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन है वो इतना होता है ग्राम्स में। फिर मैंने ये बताया कि एक कार्बन एटम का वजन 12U है, तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली जिनको न्यूक्लियस कहते हैं वो 12 है। तो यहां पर मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जो मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन है, देखिए एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1U। अरे बेटा आप मुझे बताइए, एक कार्बन एटम का जो वजन है 12U है, एक कार्बन एटम का वजन 12U है, एक कार्बन एटम का वजन 12U है, और वो मेजरली किसकी वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से है। इतनी बात समझ में आ रही है? वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैं कह रहा हूं एक कार्बन एटम का वजन 12 है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल 12 है, यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन 1U के बराबर है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन लगभग 1U के बराबर है। तो इसका मतलब लगभग जो 1U की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1U की वैल्यू हम लगभग कितनी लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इतनी बात को समझ कितने लोगों को आ रही है? इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? हट जा रहा हूं, इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से बताएं। मैं अभी ये चीज प्रूव करूंगा, जल्दी से बता, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। हट जा रहा हूं, अब जल्दी से आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन से हट रहा हूं, जल्दी से बता दो फटाफट से। समझ में आ रही है बात? बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, हाँ अब प्रूव करूंगा, देखो मजा आएगा। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो यही चीज प्रूव करता हूं, यही चीज प्रूव करता हूं। अब क्या बात है सुनील भाई, मजा आ रहा है? हट गया हूं, ठीक है, समझ में आ गई सारी बात, ठीक। अब देखो सुनील भाई, एक मोल कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम कैसे, प्रूव करके दिखाओ। मेरे भाई एक बात मानो, मैं आपसे पूछता हूं, एक मोल कार्बन एटम्स में 1 मोल कार्बन के जो एटम्स हैं उसमें कितने एटम्स हैं? आप कहोगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे सुनील भैया, ठीक है, इसमें इतने एटम्स होंगे। इसका फर्दर जो वजन होगा, यानी इसका जो मोलर मास है, एक मोल कार्बन एटम का वजन अपन को प्रूव करना है। अरे ये प्रूव करना है ना भाई, एक कार्बन एटम का वजन 12U है, ये प्रूव करना है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का वजन 12 ग्राम है, ये प्रूव करना है। एक एटम का वजन तो हमें पता है, इतने एटम्स का वजन प्रूव करना है, इसको एक्स मान लिया। ये एक्स क्या है? मोलर मास है, मोलर मास, यानी एक मोल कार्बन के एटम्स का वजन है, ग्राम्स में निकालते हैं। आइए अब देखिए, एक एटम ऑफ कार्बन का वजन कितना है? हमारे पास एक वैल्यू है कि एक एटम कार्बन का वजन जो है वो है 12U।
602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन x है, एक एटम ऑफ कार्बन का वजन 12u है। ये एक रिलेशनशिप समझ में आ रही है? एक मोल में इतनी एटम्स हैं, इतने आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे और इनका फर्दर वजन इसके बराबर होगा, दैट इज नोन एज मोलर मास। और मोलर मास की मदद से ही हम 1 मोल को मेजर कर पाएंगे या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर कर पाएंगे। अब देखिए 6.02 × 10⁻23 एटम्स में x वजन है, एक एटम का वजन 12u है। 12u को मैं कैसे लिख सकता हूं? 12u को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1u आप लिख सकते हैं। 1u की वैल्यू को मैं यहां से प्लेस कर सकता हूं क्या? यहां से 1u की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्या बात है सुनील भैया, मजा आ रहा है। प्लेस कर सकता हूं जी। अब देखिए क्रिस क्रॉस कर सकते हैं क्या? ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। यहां पर इसके बीच में ऑपरेशन चल रहा है, ध्यान से देखना। इनके बीच में खेल चल रहा है, इधर इनके बीच में खेल चल रहा है। तो इतने एटम्स का वजन x है, एक एटम का वजन 12u है। 12u को मैं 12 इंटू 1u, 1u की वैल्यू में प्लेस करी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये और इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया x। ठीक है भाई, इतने एटम्स का वजन x है, एक एटम का वजन ये था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा? 10 की पावर -24 और 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 1.67 इंटू 12 इंटू हो जाएगा 10 की पावर -1 ग्राम्स इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एक बार आप कैलकुलेट करें सारे के सारे दोस्त। मैं आपके सामने ही करता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सुनील भैया आपने ये वैल्यू को गलत लिखा है या आपने वैल्यू याद करके लिखी है। तो ध्यान से देखते हैं, ये वैल्यू आपके सामने मैं कैलकुलेट करता हूं टू सेव योर टाइम। 6.02 इंटू 1.67 इंटू 12, तो ये आ रही है 120.64। ये नीचे चला जाएगा, 10 की पावर 1 ग्राम हो जाएगा इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा? 12.06 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। समझ में आया? ये हुआ आंसर। अब बताओ समझ में आ गई बात? तो जब भी तुम अगर तुम्हें एक एटम का मास पता है u में, जैसे एक कार्बन एटम का वजन है 12u, तो 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स के लिए क्या करना? 12u की जगह 12 ग्राम लिख देना, काम खत्म। ये मैंने प्रूव करके दिखाया, रटने वाली बात नहीं है। ये देखो, ये मोलर मास प्रूव करके दिखा दिया मैंने तुमको। तो 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है। इसीलिए जब भी हमारे पास u2 ग्राम का कन्वर्जन आता है, आपके पास एक कार्बन एटम का वजन है या मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का वजन है या मान लीजिए एक फॉर्मूला यूनिट का वजन है, चुपचाप उसके आगे अगर आपने ग्राम लगा दिया, मतलब आप उस मोल एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स के वजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे बोला सोडियम का वजन एक एटम का, मैंने कहा 23u। उसने बोला 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का वजन, मैंने कहा 23 ग्राम। मैंने कहा 23 ग्राम। समझ में आ गई मेरी बात? ये वेरिफिकेशन आपके लिए जरूरी था। यूजुअली टीचर्स ये याद करवा के आगे चले जाते हैं, मैंने याद नहीं करवाया, मैंने आपको इसका लॉजिक दिया। इसके पीछे का लॉजिक ये है, दिस इज अ लॉजिक। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, एक बार और बता देते हैं। एक भाई कह रहा सर मेरे को नहीं आया। ये ले मेरे भाई, तू देख इधर, ध्यान से देख, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये कक्षा 9वीं के बालकों को पढ़ाता हूं मैं नीव 2.0 में। कक्षा 9वीं के जो बालक आते हैं ना नीव 2.0 में, वो पढ़ते हैं ये चीज। अगर उनको समझ में आ सकता है तो बेटा तेरे को तो डेफिनेटली आ सकता है। छोटा बच्चा 9th क्लास का समझ जा रहा है ये चीज, तो फिर से समझते हैं एक बार। मैंने एक छोटी सी बात कही, इससे नीड को समझते हैं। मान लीजिए मेरी दुकान में कोई आया और उसने मुझे कहा कि 602 हेक्सिलियन कार्बन के एटम्स मुझे दो, क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा।
लेकिन यही चीज अगर मुझे कोई बोले कि आप उसको 12.01 ग्राम कार्बन दे दो, तो मैं 12.01 ग्राम कार्बन 100% दे सकता हूं, क्योंकि 12.01 ग्राम कार्बन का जो वजन है वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यानी इसका ये इस वजन में इतने एटम्स हैं। कहने का मतलब है कोई मेरी दुकान पे आया, उसने बोला 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन दो। मैंने कहा भैया 12 ग्राम ले जा। इस 12 ग्राम का ये मतलब है कि ये 1 मोल कार्बन का वजन है, यानी कि ये है आपका मोलर मास, ये इसकी नीड जनरेट करता है। जब केमिस्ट ने यूनिट डेवलप करी मोल, तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स को दिखाता है, लेकिन आप मेजर कैसे करोगे? तो आप उसको मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ मोलर मास। अगर आपको मास पता होगा तो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इजीली पता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि अगर एक कार्बन एटम का मास 12U है, तो 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स का वजन 12 ग्राम क्यों है? जैसे कि एक सोडियम एटम का वजन 23U है, 23 ग्राम में 6.02 इंटू 23 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16U है, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे 16 ग्राम में। बेसिक सी बात, ठीक है। तो यही चीज बस मैंने यहां पर आपको प्रूव करके दिखा दी। कैसे प्रूव करी? भाई एक कार्बन एटम का वजन है 12U, 1/12 पार्ट का जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 1U। अब मुझे यह पता है कि एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें मेजॉरिटी जो वजन है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है। अब ध्यान से समझिए आप, एक कार्बन एटम का वजन है 12U, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर है 12। इसका मतलब लगभग एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन 1U के बराबर है। मैं ये कह रहा हूं एक कार्बन एटम का वजन है 12U, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है 12। इसका मतलब लगभग 1U किसके बराबर है? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतना आया? हां। अब ध्यान से देखो, एक मोल कार्बन में इतने एटम्स है, इसका वजन 12 ग्राम है। इसको प्रूव करते हैं। कैसे आपने ये चीज लिख दी? कैसे आपने ये चीज लिख दी? हाउ यू हैव रिटन दिस? तो यही चीज प्रूव करने के लिए मैंने बोला एक मोल में इतने एटम्स है, इनका वजन x है। एक एटम ऑफ कार्बन में कितना वजन है? 12U है। तो 12U को लिख सकते हैं 12 इंटू 1U। 1U की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को यहां प्लेस करा। ये क्रिस और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अरे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भाई, एक पेंसिल 10 रुपए की, 5 पेंसिल कितने रुपए की? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बचपन में सीखा 5th क्लास में यूनिटरी मेथड। इतने एटम्स का वजन x है, एक एटम का वजन कितना होगा? इतना होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन किया सिंपल। तो यहां पर आया कि 602 हेक्सिलियन एटम्स का वजन कितना? 12.06 ग्राम है। यानी कि अगर आपको कभी भी ये चीज पूछी जाए तो सिंपल सी बात है, एक एटम का वजन U में है, अगर आपने ग्राम लगा दिया तो 602 हेक्सिलियन एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का वजन आप बता रहे हो। ठीक है, ठीक है। जैसे ये समझो, ये समझो, ये समझो, एक रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से समझो, एक रिवीजन। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपसे कोई पूछता है क्लोरीन का, तो आप लिखेंगे 35.5 बिना यूनिट के। किसी ने पूछा क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप लिखेंगे 35.5U या 35.5 डेल्टन। किसी ने आपसे पूछा 602 हेक्सिलियन क्लोरीन के एटम्स का वजन क्या है, सिंपल 35.5 ग्राम। ये छोटा सा अंतर समझ में आना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन एटम का 35.5, एक एटम का वजन 35.5U। इस 35.5U के आगे ग्राम लगा दिया, मतलब कि 602 हेक्सिलियन एटम्स का वजन, यानी कि और 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स वे 35.5 ग्राम। इसे ही आप ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास। तो ये आपकी सिंपल इंटरप्रिटेशन है ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया? एक क्लोरीन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5, 35.5 के आगे अगर आपने U लगा दिया, मतलब कि एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास। इस 35.5U के आगे अगर आपने ग्राम लगा दिया तो 602 हेक्सिलियन एटम्स का मास हो जाएगा। ये आपका पहला केस। अब दूसरा समझो, एक और समझो, अरे एक और समझो, एक और समझो।
अगर बोलता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का कितना है, 16 है। मैं बोलता हूं एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 16U या 16 डेल्टन हो जाएगा। मैं कहता हूं 602 हेक्सिलियन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो 16 के आगे चुपचाप ग्राम लगा दो, काम खत्म। समझ में आई? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U या 16 डेल्टन, 16 के आगे ग्राम लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास। यानी कि और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वे 16 ग्राम। ये एटम की बात हो रही, मॉलिक्यूल की नहीं हो रही। ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रही है बातें? अरे राजा, समझ में आ रही है बातें? अब बताओ, इतनी बात किसको समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ, आए लिख दो। बेटा कंसेप्ट पढ़ाने वाला टीचर हूं, रटाने वाला नहीं हूं। रटाना नहीं आता मेरे को। रटाने वाले टीचर पसंद आ रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं लॉजिक दूंगा हर एक चीज का। अगर मैंने ये लिखे हैं ग्राम, तो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है। जल्दी से एक बार लिख दो। एक बार दिल बना दो फटाफट से। दिल बना दो एक बार फटाफट से। दिल, एक बार दिल बना दो फटाफट से। हार्ट आना चाहिए यहां पर फटाफट से। मेक हार्ट। चैट टेम्पलेट पे हार्ट बना दो भैया, जल्दी एक बार हार्ट। हार्ट बना दो, हार्ट बना दो, जल्दी से हार्ट बना दो भैया। अब इसके बाद और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, बस ये मैक्सिमम था। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भैया साइंस ले गलती कर दी। डिमोटिवेट नहीं करूंगा, सच्चाई बताऊंगा। थोड़ा सच बोल जाता हूं मैं, बुरा मत मानना। पर फिर आपने शायद साइंस ले गलती कर दी, क्योंकि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं लगता इस टॉपिक का किसी ने आपको दिया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया भाई, प्लीज री इवेल्युएट योरसेल्फ। भीड़ भाड़ में तो नहीं साइंस ले ली है। आपको इंटरेस्ट है तो ही आपने साइंस लिया है। क्योंकि बहुत बेसिक बता रहा हूं भाई मैं डायरेक्टली आपको वो फॉर्मूला बता दूं। हर टीचर 3 फॉर्मूले बताता है, ऐसे आता है 3 फॉर्मूले ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 3 फॉर्मूले हो गए, चल बेटा सवाल लगा ले। तो ये एक टीचर एफर्ट ले रहा है कि तुम्हें हर एक चीज का मतलब समझाने के लिए, तो उस एफर्ट की इज्जत करो। मैं भी वो चीज कर सकता हूं। आई कैन इजीली डू दैट। मैं इजीली कर सकता हूं वो चीज। ये चीज ज्यादा एफर्ट खाती है, वो कम एफर्ट खाती है। तो बेटा अगर अभी भी तेरा दिमाग चैट में है ना, कि मैं तो चैट कर लूं किसी से और मैं पढ़ू ना, टीचर के कंधे में जाके गिर जाऊं, तो मत कर भाई तू साइंस। माँ बाप को दिल खोल के बता दे कि मेरी हिम्मत का नहीं है, मैं कुछ और कर लूंगा, और तू कुछ और अच्छा कर लेगा भाई। सच बोल रहा हूं। मम्मी पापा से जाके बोल, मेरे में वो कैलिबर नहीं, उस लेवल पे किसी और चीज में मेरा कैलिबर अच्छा है। साइंस के लिए नहीं बना, शायद मैं कॉमर्स के लिए या आर्ट्स के लिए या कुछ और अच्छा करने के लिए, आर्ट डांस बिजनेस करने के लिए बना हूं। सच्चाई एक्सेप्ट कर ले बेटा। भीड़ भाड़ में चलेगा तो मैं आईआईटी, मैं एनआईटी नहीं होगा। मत कर ये चीज, ठीक है? अगर 99% जनता को समझ में आ रहा, तो 1% में क्यों बैठा है? 99% वाले लोगों को क्यों समझ में आ रहा है? तेरे को क्यों नहीं आ रहा बेटा? मैं डिसअपॉइंटेड हूं बेटा तेरे से, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर तेरे को नहीं आ रहा ना, तो तूने 9th 10th मस्करी करी है, मस्ती करी है, मजाक किया है, टाइम वेस्ट किया है, चैटिंग करी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और स्नैपचैट चलाया है, और अब तू टीचर के कंधे पे आके बैठ गया कि मैं तेरा कंधा तोड़ूंगा, तू पढ़ा। बहुत गलत एटीट्यूड है। करे कोई भरे कोई, सुना है ये चीज? करे कोई और भरे कोई। मेरा ये कि 100% बच्चे को समझ में आए, पर वो 100% इसीलिए नहीं हो पाता, 99% को आ जाता है, 1% को क्यों नहीं आता? वो 1% ने काम चोरी कर रखी है जीवन में। काम चोरी करी है तूने जीवन में बेटा, काम चोरी करी है। सच बोल जाता हूं मैं, इसलिए शायद तेरे को बुरा लग रहा होगा, पर मैं सच बोल जाता हूं, मेरा नेचर है। मैं क्या करूं? मैं दिल में रखूंगा तो मेरे को रात को दिक्कत होगी, मेरे को नींद नहीं आएगी अगर मैं दिल में रख लूंगा। तो जो यार रहता है ना, यहां बोल के निकल जाता हूं मैं। सामने वाले को सच का पता चलना चाहिए। मैं मीठी बातें कर सकता हूं तुमसे, अरे तेरे से अच्छा कोई बच्चा नहीं है, मैड रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, इतनी देर देखते हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया है, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू। अगर तू एफर्ट मार रहा है ना पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए 100% रिस्पेक्ट है तेरे लिए। तू 10 घंटे बोलेगा, मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन तू ईमानदार है क्या? तू चैट करने आया तो नहीं? तू यहाँ लड़कियों से बात करने तो नहीं आया? ये लड़कियां लड़कों से बात करने तो नहीं आई? ये करने आया तो प्लीज मत आ भाई। ना माँ बाप का समय वेस्ट कर, और ना ही मेरे को फ्रस्ट्रेटेड फील करा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि 100% बच्चे को समझ में आए। मैं इतना एफर्ट मारता हूं क्लास के लिए।
मैं पागल टीचर हूं बेटा, कंसेप्ट दिमाग में बिठा के ही मानता हूं। क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, खुद को तो बदल नहीं सकता। तुम मन में कह रहे हो कि हम भी एक दूसरे, हम खुद को बदल नहीं सकते, पता है मेरे को, कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो यार, कोशिश ही नहीं करना चाह रहे। सोच, कभी नहीं सोचा गया यार कि एक मोल में इतने एटम क्यों है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मोल किसी एलिमेंट का है, उसमें इतने ही एटम है, भाई तू दिमाग से सवाल पूछ सकता है कि ये इतने भी तो हो सकते थे। हाँ यार भैया, ये इतने भी तो हो सकते थे। ये मेरा मन कर रहा था भाई ये इतने होते, ये मेरा मन कर रहा था कि ये बेसिकली 701 होते, ये इतने भी तो हो सकते थे। वाई 602 एंड वाई नॉट दीज? ये 602 ही हेक्सिलियन एटम क्यों है? यानी कि ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ही क्यों है एक मोल में? ये 302 हो सकते थे, 903, 701 कुछ भी हो सकते थे, और हो ही नहीं सकते ये भी हो सकता था। तो भैया ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई ये बात समझ, देख ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है तेरा, यही कहलाता है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब तो इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। मान ले, इसको ऐसे समझते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से समझते हैं। मान बेटा 1 मोल कार्बन है मेरे पास, उस 1 मोल कार्बन में मैं मानता हूं कि मेरे पास x एटम्स है। मेरे को नहीं पता इसमें 602 हेक्सिलियन है कि नहीं है। इसका वजन मान लीजिए मैंने नापा और मैं बोल रहा हूं कि 12 ग्राम है। अभी मैं ये प्रूव करने के लिए कि इसमें इतने ही एटम है, मैंने इसको 12 ग्राम असाइन किया। तो उस समय साइंटिस्ट का थॉट प्रोसीजर क्या रहा होगा, समझना थॉट प्रोसीजर को। साइंटिस्ट का थॉट प्रोसीजर रहा होगा कि देखिए एक कार्बन एटम का मास 12U है, अगर 12 ग्राम की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने एटम्स आएंगे, वो एक मोल के अंदर एंटिटी बन जाएगी। उनने ये सोचा कि एक कार्बन का वजन 12U है ना, तो 12 ग्राम में जितने एटम्स आएंगे वो एक मोल कार्बन है। इस 12 ग्राम में जितने एटम्स आएंगे वो एक मोल है, ये प्रूव कर देते हैं। तो इस चीज को डिराइव करते हैं, जितने एटम्स आएंगे वो एक मोल की वैल्यू हो गई। मैंने एक क्वांटिटी ली 12 ग्राम, मैं कह रहा हूं इस 12 ग्राम के अंदर मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं बोल दूंगा कि एक मोल क्वांटिटी है। पेपर पे, हाथ से गिन के नहीं, पेपर पे कैलकुलेट कर लेता हूं कि 12 ग्राम में कितने एटम्स है, वो एक मोल क्वांटिटी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, 12 ग्राम में एक्स एटम्स है, ये एक मोल क्वांटिटी है। अच्छा ये बताओ कि एक एटम का वजन कितना है? तो बोले सर एक एटम कार्बन का वजन है 12U। अच्छा, तो बोले 12U को आप ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू 1U। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिए अब U की अप्रोक्सीमेट नहीं एक्चुअल वैल्यू डालो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.67 है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1U है वो कितनी है? वो है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1U, जो सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम को असाइन की गई थी 1U की वैल्यू। तो बोले एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए इस चीज को, तो ये कितना आएगा? बोले ये आएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। 1.67 वॉज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर रखी गई थी, अप्रोक्सीमेट। अब ध्यान से देखिए, अगर इन पार्ट्स को मुझे इक्वेट करवाना है, कौन से पार्ट्स को? ध्यान से देखो, इन पार्ट्स को इक्वेट करवाना है, ठीक है। अब ध्यान से देख बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्स। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस, तो एक एटम का जो वजन है वो बेसिकली कितना है? 12 ग्राम है। अब देख बेटा, ग्राम से ग्राम गया, 12 से 12 गया, एक्स का वैल्यू आया 1/1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बेटा डेसिमल को एक लेफ्ट साइड पे ले जाओ, लोकेश प्रतीक रोज नहाए, अगर एक इधर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.166 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 1। एक प्लेस लेफ्ट में ले गए तो 10 की पावर 1 से रेज हो गई। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 0.166 इंटू 10 की पावर माइनस 23। 1 डिवाइडेड बाय 0.166, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 23। 1 डिवाइडेड बाय 0.166 कर बेटा, जल्दी कर, फोन में कैलकुलेटर खोल जल्दी बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 0.166 कितना आ रहा है?
6.02 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज हाउ दिस वैल्यू केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये वैल्यू कैसे आई? वो ऐसे आई। फिर से सुनना, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। तो साइंटिस्ट को यह पता था कि भाई साहब एक काम करते हैं, अभी अपन ने 12 ग्राम प्रूव किया है, ये प्रूव क्यों किया है मैं वही बता रहा हूं। तो अब इसको ऐसे समझो कि उनके दिमाग में थॉट प्रोसीजर था कि भाई साहब एक एटम जो कार्बन का है दैट इज इक्वल्स टू 12U, और अगर हम 12 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? एक कार्बन का वजन 12U है, अगर हम 12 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है? X। एक मोल इसको असाइन कर देंगे। देखिए 12 ग्राम में X एटम्स है, इसकी वैल्यू 1 मोल है, तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी 1 मोल के बराबर हो जाएगी। तो उन्होंने बोला 12 ग्राम में X एटम्स है, इसको 1 मोल असाइन करते हैं। अब एक एटम कार्बन का जो मास है वो 12U है, 12U को लिख सकते हैं 12 इंटू 1U। 1U की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। क्रिस क्रॉस करेंगे, 12 से 12 कटा, ग्राम से ग्राम कटा, 1 डिवाइडेड 0.166 इंटू 10 की पावर -24। लेफ्ट पे डेसिमल ले जाओगे एक प्लेस तो 10 की पावर 1 से रेज हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो आएगा 10 की पावर -23, ऊपर ले जाओगे पॉजिटिव, 1 डिवाइडेड 0.166 आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। इसीलिए वैल्यू इतनी आई। समझ में आया? समझ में आया? तो दिस इज हाउ दिस वैल्यू एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले इसको समझने से पहले एक बार आए भैया लिख दो और हार्ट बना दो। बस एक बार आए भैया लिख दो और हार्ट बना दो जल्दी से। आए भैया लिख दो भाई, आए भैया लिख दो। समझा के मानूंगा भाई मैं, देख लेना बहुत जिद्दी हूं मैं भी, समझा के ही मानूंगा। जब तक कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा तब तक नहीं मानूंगा हार। इस पे 2 प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हारे लिए लोड बढ़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, सुनील भैया की क्लास है, पढ़ाए बिना तो मैं मानूंगा नहीं, और तुम पढ़े बिना ऐसे जाओगे नहीं। आए भैया लिख दो। हाँ ये है बढ़िया। एक भी बच्चे को अगर दिक्कत है मेरे को मैसेज करो, मेरे को बताओ मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर दिक्कत लेके क्लास से मत जाना। अगर ईमानदारी से साइंस लिए माता पिता के पैसे की वैल्यू करते हो ना तो ईमानदारी से पढ़ना। मैं भी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा हूं, तुम भी ईमानदार है ना, ईमानदार रहोगे तो सही रहेगा। ईमानदारी छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा जीवन में, विश्वास मान लो। अगर तुम बेईमान रहोगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म होता है। अब देखो ध्यान से समझो, जो मैंने समझा उसी चीज को थोड़ा रिवाइज करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया एक मोल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मुला यूनिट्स, फॉर्मुला यूनिट्स होती है आयंस के लिए, तो एक मोल एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, ये फर्दर किसके इक्वल होगा? मोलर मास के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? मोलर मास के इक्वल होगा। ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मुला यूनिट मास, ये हमने प्रूव किया। एक मोल कार्बन में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स से, जिसका फर्दर जो मास था वो कितना था? 12 ग्राम। एग्जाम्पल, हमने ये चीज प्रूव करी कि नहीं करी? एक मोल कार्बन में अभी प्रूव किया कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, और फर्दर उसका जो वजन होगा, मोलर मास होगा, एक एटम का मास 12U, 602 हेक्सिलन एटम्स का मास 12 ग्राम। ये भी हमने प्रूव किया। तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, और आपको सिर्फ इतना ही आना चाहिए, एक मोल एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनका फर्दर वजन उनके ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मुला यूनिट मास के बराबर होगा। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना। अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास रिलेटिव वैल्यूज यूज करना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12, 12 के आगे चुपचाप लगा दिया ग्राम, हो गया काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना। अब जैसे एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल ऑफ O2 का क्या होगा? 1 मोल ऑफ O2 में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, जो फर्दर उसके किसके बराबर होंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे। एक मोल ऑक्सीजन में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होंगे, फर्दर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे।
अब एक मॉलिक्यूल O2 का मास कितना होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16, 16 टू जा कितना होता है? 32U। एक मॉलिक्यूल का मास इतना है। 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? इतना होगा। कुछ नहीं, यू की जगह ग्राम लगाना है। ठीक है, यह चीज हमने प्रूव कर दी है। तो बस इसी कंसेप्ट से हम सवाल करेंगे। इतना ही कंसेप्ट आपको आना चाहिए और हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। वी विल यूज यूनिटरी मेथड। अब यह क्या होता है, एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, आराम से सुनना। इसी पर्टिकुलर चीज को आपको याद रखना है कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने आयन्स हैं, इतने एटम्स हैं, जिनका फर्दर ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर होंगे। इतनी सी चीज आपको आएगी, कंसेप्ट आ जाएगा। अब ध्यान से आप देखना, मैं करके दिखाता हूं। लेट्स प्रैक्टिस। ध्यान से देखिए, आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस। पर पहला सवाल मैं खुद कराना चाहूंगा आपको। ध्यान से आप देखिए, प्लीज चैट सेक्शन में बात मत करना, प्लीज। देखिए क्या है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है? मेरे को यह पता है, ये वाली लाइन मुझे पता है। तो मुझे इतना पता है कि एक मोल में कितने होंगे। 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। इतना पता है क्या बेटा? भैया नंबर ऑफ मोल्स इतने नंबर ऑफ एटम्स में निकालने। मुझे पता है एक मोल में इतने एटम्स होंगे। तो 12.04 में कितने होंगे? 12.04 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम में कितने होंगे? एक्स मोल्स होंगे। आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनो। एक मोल हीलियम में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम होंगे। हाँ, 12.04 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में कितने मोल्स होंगे? एक्स मोल्स होंगे। एक्स का मतलब है यहां पे ये अननोन क्वांटिटी। में हर जगह यूनिटरी मेथड लगाता हूं, आपने देखा होगा। आई ऑलवेज यूज दिस यूनिटरी मेथड। मैं हमेशा यूनिटरी मेथड लगाता हूं, साइंटिफिक नोटेशन में भी और यूनिट कन्वर्जन में भी, डायमेंशनल एनालिसिस में भी, सब जगह आपने ये देखा। क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू 12.04 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कटी, x इज इक्वल्स टू 12.04 बाय 6.02। ये इससे 2 टाइम्स कट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। समझ में आया? बेसिक समझ में आया? देखिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया, अब लॉजिक से सवाल हो गया। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं तो यहां पे कोई फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करता हूं। स्टिल आपको लगेगा तो अगली क्लास में फॉर्मूला शीट में एक स्टार्टिंग में दे दूंगा। तो फिर मैंने क्या बोला, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स यहां पर निकालने थे इतने नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स में, तो आपको पता है कि एक मोल हीलियम में 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम है। इतने एटम्स में एक्स मोल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आगे चलते हैं। सीपीएमटी 2006, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 100U। अब ध्यान से देखना, यूनिट क्या लगी हुई है? यूनिट क्या लगी है? ध्यान से देखना, 100U लगा हुआ है, ग्राम नहीं लगा हुआ, यू लगा हुआ है। ये तुम्हारी कंसेप्ट टेस्टिंग होती है। सबसे सरल सवाल मानूंगा मैं ये, लेकिन कंसेप्ट टेस्टिंग में बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो 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 देखो, देखो। आराम से करो बेटा, तुम्हें आ जाएगा। और जिसको नहीं भी आएगा उसको भी आ जाएगा। सिखा के ही मानेंगे अपन, हार तो नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सीख कर ही जाओगे बेटा तुम। यहां से सरल सा सवाल है, हट रहा हूं स्क्रीन से ताकि आराम से सवाल को सॉल्व कर सको। हट रहा हूं ताकि आराम से सॉल्व कर सको। समय लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 100 U ऑफ हीलियम। अरे भाई साहब, रुशिल, अभिनव, बृंदा, नम्रता, पंखुड़ी, आद्या, नमन, शाहजान, सिमरन एंड आयुष, ध्यान से देखिए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से फोकस करिए। देखिए सवाल बहुत बेसिक लॉजिक पे था, ये सवाल बहुत ही बेसिक लॉजिक पे सवाल था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, एक एटम हीलियम का वजन क्या है? 1 एटम ऑफ हीलियम का वजन कितना होगा? सुनील भैया 1 एटम का वजन तो 4U होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास कल कैलकुलेट करना सिखाया था, हाँ, तो होल नंबर वैल्यूज के आगे यू लगा दीजिए, क्योंकि एटॉमिक मास तो फ्रैक्शनल में होता है, याद करना डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की होल नंबर वाली वैल्यूज को यूज करते हैं और उसके आगे यू लगा देते ताकि हम उसको एटॉमिक मास की तरह वहां डील करा सके, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर मैं इसे फ्रैक्शनल में लिखने लगूंगा तो मेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई साहब एक एटम हीलियम का वजन 4U है, तो 100U में कितने एटम्स होंगे? बेटा बेसिक लॉजिक लगाओ ना, इसमें क्या है, इसमें लॉजिक लगाओ। देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, एक एटम हीलियम का वजन 4U है, एक एटम का वजन 4U है, 100U में कितने एटम्स होंगे? x एटम्स होंगे। तो ये x इंटू आपके पास क्या हो जाएगा? x इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 100/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 25। देखो वन लाइनर सवाल था, कंसेप्ट बहुत हैवी था। कंसेप्ट हैवी इसलिए था क्योंकि यू में कंफ्यूजन होता है। यही 100 ग्राम होता तो अलग खेल हो जाता, ये 100U था। ठीक है, आगे चलेंगे। एनडीए 2014 पेपर 1 का एक सवाल करो जल्दी से, फटाफट से। इस सवाल को लगाएंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से। इस सवाल को लगाएंगे, एनडीए 2014 पेपर 1 का सवाल है, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक वेट आपको एक्चुअल सवाल में दे रखा था, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू लगाइए, एल्यूमिनियम की कितनी आएगी? एटॉमिक नंबर है 13, ऑड एटॉमिक नंबर है। 2Z+1 की ट्रिक लगाई, लास्ट क्लास में दी थी। सो 2 इंटू 13 प्लस 1, 26 प्लस 1 होता है 27। तो 27U एक एल्यूमिनियम के एटम का वजन है। 54 ग्राम में वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। देखिए कितने बच्चे सही करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा पोल तो कोई बात नहीं। अच्छा चैट के लिए पोल नहीं आ रहा है ना इसमें, अरे यार। कोई बात नहीं, चैट बंद है। कमेंट तुम्हारे अभी ले लेता हूं, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज भी ले लेता हूं, टेंशन मत लो। तुम्हारे रिस्पॉन्सेज भी ले लेता हूं, टेंशन मत लो। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। आराम से, लोड नहीं लेना है, सरल सरल सवाल है। 15% बच्चों ने सही किया है, ठीक है। अलंकृत, अतुल्य, ऋषि, सप्तऋषि, नम्रता, श्वेता, श्रीजन, अरमान, भावेश एंड अभिनव। अब आप ध्यान से देखिए, ये आंसर इतना कैसे आया, ये आप सुनो, पहले सुन लो, आ जाएगा। देखो इससे बोला नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स बताओ 54 ग्राम में। अब तुम एक बार सुनो ध्यान से, मैं तुमसे पूछता हूं ये किसके बीच में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स और मास के बीच में, नंबर ऑफ एटम्स और मास के बीच में बात कर रहा है। यानी इन दोनों से रिश्ता जोड़ के मुझे काम चलाना है। मुझे ये पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो होंगे, इनका वजन कितना होगा? कितना होगा सुनो। एक एटम एल्यूमिनियम का वजन क्या है? 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम का जो वजन है वो कितना है? वो है 27U। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन कितना हो जाएगा? मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया कार्बन के केस में कि 27 के आगे अगर आपने ग्राम लगा दिया तो ये एक्चुअल में 602 हेक्सिलियन एटम्स का वजन है। तो मेरे दोस्त
वजन कितना हो जाएगा? 27 ग्राम हो जाएगा भाई। ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा ना। ये आपका क्या है? दिस इज एक्चुअली योर मोलर मास। तो हमें यह पता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम का जो वजन है 27 ग्राम होगा। एक एटम का वजन 27 ही है, ग्राम लगा दो तो इतने हेक्सिलियन एटम्स का वजन आ जाएगा, 602 हेक्सिलियन एटम्स का वजन आ जाएगा। अब उसने क्या बोला? नंबर ऑफ एटम्स 54 ग्राम में कितने होंगे? मैं नंबर ऑफ एटम्स को मान लेता हूं कि ये मुझे निकालने हैं, एक्स एटम्स हो जाएंगे, और कितने में? 54 ग्राम में निकालने हैं, 54 ग्राम में निकालने हैं। क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू हो जाएगा 54 बटे में हो जाएगा 27। ग्राम से ग्राम को आप मारेंगे कैंसिल, ये कटेगा 2 बार, इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 12.04, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6.02 से, तो आ जाएगा x 12.04 इंटू 10⁻23, 12.04 इंटू 10⁻23। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1.1 है, इधर नहीं है। अब ये बच रहा है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, लेफ्ट साइड पे अगर हम डेसिमल को एक प्लेस लेकर जाएं तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव होता है ना, 10 का पावर। लेफ्ट जाते हैं तो 10 का पावर क्या होगा? पॉजिटिव। एक प्लेस इधर लेके चाहिए तो हो जाएगा 1.204 इंटू 10 का पावर 24। कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने? कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने? ये सवाल लगाओ, ये सवाल लगाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.5 मोल ऑफ एन। ये डिफरेंस भी क्लियर करो फटाफट से। सवाल लगाओ, जल्दी से सवाल लगाओ भाई, इतने सरल सरल सवाल दे रहा हूं यार, जल्दी सवाल लगाओ। जल्दी सवाल लगाओ, सरल सा दे रखा है, जल्दी से लगा दो फटाफट से। पोल दे दूं? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस एंड 0.5 मोल ऑफ N, जल्दी से बताएंगे। ओरली भी हो सकता है अगर आप ध्यान से करें तो, ओरली भी हो सकता है अगर आप ध्यान से करें तो। भाई क्लास 9th का एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये। जिनको ये सवाल नहीं बन रहा ना, क्लास 9th सॉल्व एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्लास 9th का सॉल्व एग्जाम्पल है। रॉन्ग टिक? अच्छा, मैंने रॉन्ग टिक किया है? कहां पे टिक किया मैंने? पीछे? अरे क्या गलती कर दी यार। नमन, जैनब, नाबा, मनमीत, अभिनव, तनुश्री, संभव, अभिनव, सैयद एंड अनाहिता, ये तो सही है। पीछे कुछ गलत टिक किया क्या हमने? यही सही टिक किया है। इधर आओ भाई, इस सवाल को करेंगे, आ जाओ इधर। पूरा फोकस करो, चैट बंद कर देते, पूरा फोकस यहां पे, ध्यान से सुनो मेरे भाई। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। देखो, सबसे पहले यानी यहां पर बात हो रही है मोल और इस मास की, इन दोनों की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ N2 गैस की अगर हम बात करें तो कितना वजन होगा 1 मोल ऑफ N2 गैस का? 1 मोल ऑफ N2 गैस का जो वजन होगा वो कितना होगा? देखिए, 1 मॉलिक्यूल N2 का वजन कितना है? ये हो जाएगा 2 इंटू 14, यानी ये हो जाएगा 28 U। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 के आगे चुपचाप ग्राम लगा दीजिए। बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल का वजन ये, 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स का वजन 28 ग्राम। तो एक मोल का वजन कितना है हमारे पास? 28 ग्राम है। 0.5 मोल, जस्ट आधा कर दिया इसने, जस्ट आधा कर दिया इसने। इसका वजन कितना है? x ग्राम है। बेटा सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं, 1 मोल N2 गैस का वजन कितना होगा?
अरे भाई तुम एक मॉलिक्यूल N2 का वजन निकालो तो 28U आ रहा है ना, इस 28U के आगे चुपचाप ग्राम लगा दो तो इस 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास हो गया, यानी कि 1 मोल N2 का मास हो गया, मोलर मास। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का वजन पूछा है, तो क्रिस क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 28, ठीक है। तो ये इसको हटाएंगे तो 10, ये हो जाएगा 2, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 14 ग्राम, 14 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कर लेते हैं यहीं पे, ये पहला था A, इधर करते B। ध्यान से सुनिए, पूरी बात को ध्यान से सुनिए। 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का जो मास होगा वो कितना होगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का वजन कितना है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वजन होता है 14U। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, तो तुमको लगाना है 14 के आगे चुपचाप ग्राम, कुछ भी नहीं करना। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, सभी को समझ में आ रहा है, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है। देखो एक एटम का वजन है 14U, 602 हेक्सिलियन के लिए 14 ग्राम कर दिया मैंने, और 602 हेक्सिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। अरे 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का वजन, 1 मोल में इतने एटम्स होंगे तो वजन कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। भाई साहब पूछा तुमसे 0.5 मोल्स का वजन बताओ, कितना होगा, x हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 14 इंटू 0.5 को हटाने के लिए लगाएंगे डेसिमल, ये 10 लगाएंगे, डेसिमल उड़ गया 2, ये हुआ 7, तो x कितना आया, 7 ग्राम आया। तो एक तो आएगा बेसिकली 14 ग्राम, एक आएगा 7 ग्राम, 14 ग्राम और 7 ग्राम। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, चलो होमवर्क देते हैं अब तुमको, ये वाला होमवर्क लेके जाओ, आज करके आना ये वाला होमवर्क, ठीक। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपना 100% इस लेक्चर में दिया। हर वो मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में दिक्कत दे सकता था, वो उस मिसकंसेप्शन को क्लियर किया। कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं रटवाए, इसका मतलब मैंने अपना कर्म किया। 99% जनता को समझ में आया तो उन्होंने भी अपना कर्म किया, लेकिन 1% जनता ने मेहनत नहीं करी। पर क्या उन्होंने कर्म नहीं किया, उन्होंने भी कर्म किया। आप बोलोगे सर उस 1% जनता ने कर्म कैसे किया, कर्म ना करना भी कर्म है। क्यों, कर्म का मतलब है वो चीज जो आपको किसी चीज का आउटपुट दे। व्हाट इज कर्म, कर्मा इज समथिंग दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, कर्मा इज समथिंग दैट डिसाइड्स योर फेट, कर्मा इज समथिंग दैट डिसाइड्स द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग। कर्मा आपके जीवन में वो है जो आपके फ्यूचर को, आपके रिजल्ट्स को, आपके बेनिफिट्स को डिसाइड करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कर्मा क्या है, जो आपकी फ्यूचर को डिसाइड करे। मैंने कर्म किया, ईमानदारी से पढ़ाया, आपने कर्म किया, आपने ईमानदारी से पढ़ा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आगे चल के आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर समझ के पढ़ा, फील करते हुए पढ़ा तो सफलता भी मिलेगी। तो कर्म आपने भी किया, कर्म मैंने भी किया, मैंने भी अच्छे से पढ़ाया, आपने भी अच्छे से पढ़ा। अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो मेरा भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। मान लीजिए मैं खराब पढ़ता, मतलब मेरा कर्म खराब होता, तो मेरा आगे फ्यूचर खराब होगा। जो नहीं पढ़ेगा उसने भी कर्म किया, ना पढ़ने का कर्म, तो आगे क्या है, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, शायद पास ना हो, फेल हो जाए, ध्यान ना देना। तो जो भी आप कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज अ कर्मा, दैट इज ऑलवेज अ कर्मा। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई कर्मा नहीं कर रहा हूं, आप कर्मा कर रहे हैं। ना करना भी कर्मा है, कि मैंने कुछ नहीं किया ये भी कर्मा है। आप सो रहे हैं वो भी कर्मा है, आप जो भी कर रहे हैं वो कर्मा है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर को, आपके आगे आने वाले रिजल्ट्स को डिसाइड करता है। तो मेक श्योर कि आप मेहनत करते रहें। मैं हमेशा ये कहता हूं बस मेहनत करते रहिए, मेहनत में कभी भी कमी मत लाना। जो मेहनत करते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करते हैं, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो वो उनकी मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तो बस इसी बात के साथ दोस्तों करना चाहूंगा इस क्लास को यहीं पे अंत। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं #SB साथ है, #PW साथ है, तो वो साथ है, केमिस्ट्री का फील दिला दूंगा, ये गारंटी है।
और अगर आपको सिर्फ नंबर लाने तो मैं फिर आपके लिए अच्छा टीचर नहीं हूं। मैं फील दिलाने के लिए पढ़ाता हूं, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट हियर to get you good marks in the exam. I am here to make you feel chemistry, to fall in love with the chemistry. तो मैं तो उसी के लिए हूं। बस मैं हर एक बच्चे को साथ लेकर चलना चाहता हूं, ईमानदारी से पढ़ाना चाहता हूं। आपके माता पिता के पैसे की हर एक, जो एक एक रुपया उन्होंने दिया ना, उसको एक वैल्यू देना चाहता हूं। बस मेरा इंटेंट इतना है। मैं कम भी पढ़ाऊंगा ना, सैलरी उतनी आएगी मेरी, लेकिन मैं अपने कर्म से बेईमानी नहीं करता। मैंने आपको हमेशा बोला, अपने कर्म से बेईमानी मत करना। अगर मैं कर्म से बेईमानी करूंगा ना, तो जब मैं परमात्मा के सामने पूजा करूंगा, वो कहेंगे किस किस बात की पूजा कर रहा है, कुछ नहीं सुनूंगा मैं तेरी, क्योंकि तूने कर्म ही नहीं करा। जब मैं पूजा करूंगा ना, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे काय का कर्म, कर्म किया है क्या जो मेरे पास आया है? पहले कर्म कर फिर आना मेरे पास। कर्म कर। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि बेटा युद्ध तो करना पड़ेगा, भगवान तेरे साथ है, इसका यह मतलब नहीं कि भगवान तेरे लिए युद्ध लड़ेंगे। लड़ाई तुझे ही करनी है, जीतना तुझे है। लड़ाई तो बेटा तुझे करनी पड़ेगी। तू लड़ाई कर, फिर तेरे को सपोर्ट मैं करता हूं। इसी तरीके से मेरे को भी लगता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना कर्म 200% दूं, और तुम ईमानदारी से 200% पढ़ाई करना। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑन मोल कंसेप्ट। अगर आपने इसको फील किया है तो आप खुद समझ पा रहे होंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑन द मोल कंसेप्ट। तो बस इसी बात के साथ दोस्तों करना चाहूंगा इस क्लास को यहीं पे खत्म। फिर से कहूंगा, ईमानदार रहिए। जीवन में ईमानदार रहने वाले लोग शायद बहुत कम है, लेकिन जो रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। इसलिए मुझे खुद के लिए भी ये फील आता है, आपके लिए भी आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।